नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 15 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। या फिर इस टॉपिक को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमें किसी फोर्स के रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट को जनरलाइज फोर्स के टर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। और वही हम क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में सीखेंगे और यही क्या रहेगा आज का हमारा एम रहेगा। अगर एम समझ में आ गया है तो रोज की तरफ फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ओके, हम यहाँ पर अज्यूम कर ले रहे हैं कि मेरे पास कोई एक पार्टिकल है जो एक प्लेन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। अब कोई प्लेन है तो वह एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, जेड एक्स प्लेन हो सकता है। मैं यहाँ पर एक्स वाई प्लेन ले रहा हूँ। मैं क्या कर ले रहा हूँ कि लेट अस कंसीडर वी हैव ए पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज ओवर वाई एक्सिस और यहाँ पर ये क्या है, ओरिजिन है। और अज्यूम कर लिया हमारा पार्टिकल इस पाथ में क्या कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। ये बात समझ में आई। नाउ किसी एक इंस्टेंट पर मान ले मेरा पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ से वो कितना है, दिस इज आर वेक्टर। दिस आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल ऑफ मास एम, जिसका मास कितना है, एम है, ऐसा हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, इसका मास कितना बोल दिया मैंने, एम बोल दिया। और यहाँ से यहाँ तक ये जो वेक्टर मैंने खींचा, दिस वेक्टर वी ऑल नो दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस पॉइंट। ओके, अज्यूम कर लो कि जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। डायरेक्शन को चेंज कर रहा है यानी इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज हो रही है यानी इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, हो रही नहीं हो रही। यहाँ वेलोसिटी कैसे, ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यानी हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। और जब भी कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करता है इसका मतलब उसमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो यहां पर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। लेट अस कंसीडर इस पार्टिकल पर कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में, लेट अस से दिस फोर्स इज एफ। इस डायरेक्शन में इस एम मास के पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है जो कहां की ओर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये जो मेरे पास ये डायरेक्शन है यानी जो आर की डायरेक्शन है इसको मैं ऐसे आगे बढ़ा रहा हूं, ऐसे आगे बढ़ाया। हम सब जानते हैं अगर मैंने इसको ऐसे आगे बढ़ाया तो इस फोर्स को मैं क्या कर सकता हूं, इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूं। एक कंपोनेंट कहां की ओर आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन में, लाइक दिस। तो वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज लाइक दिस, ऐसे आ जाएगा। और दूसरा कंपोनेंट कैसे आ जाएगा, पैरेललोग्राम बनाओ यहां पर करके। दूसरा कंपोनेंट इट विल बी लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा। तो दिस इज सेकंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स। जो मैंने एफ फोर्स था मेरे पास जो इस डायरेक्शन में लग रहा था, इसको मैंने क्या किया, 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। एक कंपोनेंट ऐसे आया और एक कंपोनेंट ऐसे आया। अब इस कंपोनेंट को देखो, ये कहां की ओर है, दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। यहां पूछते हैं रेडियल डिस्टेंस के क्या है, ये डायरेक्शन में है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। एंड दिस कंपोनेंट इज नोन एज रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ आर। इसको हम किससे दिखाते हैं, एफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब जो मेरे पास एफ आर है ये किस डायरेक्शन में है, दिस डायरेक्शन ऑफ एफ आर इन आर कैप डायरेक्शन एंड हियर आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस आर वेक्टर। जो मेरे पास यहाँ पर आर कैप होगा वो क्या होगा मेरे पास, दिस आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर के बराबर होगा। ये चीज तो हमको क्लास 11 से आती है, वही मैंने क्या कर दी यहाँ पर आपका एक टाइप से रिवीजन भी हो गया। ओके, क्लास 11th में पढ़ा हमने कि किसी भी पोजीशन वेक्टर, सॉरी जो हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर तो होता है, उसको हम क्या करते हैं, इस तरह से डिफाइन करते हैं। नाउ अब दूसरे कंपोनेंट को देखो, दूसरा कंपोनेंट कहाँ की ओर है, इधर की ओर है, ये वाला। अब ये जो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला, ये क्या कर रहा है, इस कर्व को सिर्फ एक बार टच कर रहा है। और हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जब भी कोई एक रेखा या जब भी कोई एक लाइन किसी एक कर्व को सिर्फ एक बार टच करती है तब वो लाइन उस कर्व पर कैसे होती है, टेंजेंट होती है। यानी ये जो मेरे पास लाइन है या वेक्टर है ये इस पर कैसे टेंजेंट है और जो ये वेक्टर है इस फोर्स का एक कंपोनेंट है एंड दिस कंपोनेंट इज नोन एज टेंजेंशियल कंपोनेंट। अगर मैं अब इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन की डायरेक्शन में है, यहाँ पर ये डायरेक्शन कहाँ की ओर है, इधर की ओर, इधर की ओर है, यानी किस डायरेक्शन में है, थीटा कैप डायरेक्शन में, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ थीटा। तो जो एफ थीटा है इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। किस डायरेक्शन में है ये, थीटा कैप डायरेक्शन में है। और जो एफ आर है
वो रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है जो किस डायरेक्शन में है, आर कैप डायरेक्शन में है, या बोल सकते हैं इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज दैट कंपोनेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर and tangential component of force which is in the direction of this थीटा कैप। यहाँ बोलते हैं इस थीटा कैप की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलेंगे, या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं वो कंपोनेंट फोर्स का जो इसको क्या करता है, यहाँ पर इसके कर्व को, इसके पाथ को यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहा है, इस तरह से एक बार टच कर रहा है, उसे हम क्या बोल देंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट बोल देंगे। अब इन्हीं को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी एफ आर की वैल्यू निकालनी है और एफ थीटा क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, यही हमारा क्या है, एम है। ठीक है, देखो कैसे करोगे, यहाँ पे लिख भी लेना, दिस इज अवर टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड दिस इज अवर रेडियल कंपोनेंट एंड दिस इज अवर टेंजेंशियल कंपोनेंट ना। अब मुझे यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालनी है और किसका यूज करना है, मुझे यहाँ पर यूज करना है लैग्रांज इक्वेशन का। ठीक है, हम वो मेथड नहीं अपनाएंगे जो हमने कहाँ अपनाई थी, क्लास 11th में अपनाई थी या बीएससी फर्स्ट ईयर में अपनाई थी। अभी हमने लैग्रांज इक्वेशन पढ़ ली है और लैग्रांज इक्वेशन वही काम करती है जो काम क्लास 11th में या बीएससी फर्स्ट ईयर में न्यूटन के लॉ करते थे या फिर न्यूटन सेकंड लॉ करता था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसका यूज करेंगे, लैग्रांज इक्वेशन का यूज करेंगे। तो करो एक बार यूज। सिंस वी नो लैग्रांज इक्वेशन इज डिफाइन एज, क्या होता है, डी वाई dt ऑफ पार्शल L अपॉन पार्शल क्यू के डॉट माइनस पार्शल L अपॉन पार्शल क्यू के एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ये हम सब जानते हैं। नाउ इसको थोड़ा सा अगर पीछे जाऊं, अगर आपने लैग्रांज इक्वेशन का डेरिवेशन देखा है तो इसी को अगर मैं थोड़ा सा एक कदम पीछे जाता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, देखो d बाई डी टी ऑफ पार्शल t अपॉन पार्शल q के डॉट एंड माइनस का पार्शल l अपॉन पार्शल q के एंड दिस इज नॉट, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, t आएगा, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू जी के। किसका बराबर होता है, जी के बराबर होता है। एंड इन दिस केस दिस जी के इज नोन एज जनरलाइज्ड फोर्स, इसे हम क्या बोलते थे, जनरलाइज्ड फोर्स बोलते थे। एंड दिस इज अवर जनरल इक्वेशन ऑफ लैग्रांज, यहाँ पे बोलते हैं जनरल लैग्रांज इक्वेशन। ये इक्वेशन किसके लिए थी, दिस इज ए स्पेशल केस फॉर, जिसे हमने क्या बोला था, इसे हमने बोला था फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। एंड दिस इज अवर ए जनरल इक्वेशन फॉर, लैग्रांज इक्वेशन इन जर्नल फॉर्म। ये किस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है, जहां टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और क्यू के डॉट नहीं होगा, खाली क्यू के होगा। क्यू के क्या है यहाँ पर, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और जी के क्या है यहाँ पर, जनरलाइज फोर्स है। ये बात समझ में आई आपको। नाउ यानी इस केस में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसका आर भी चेंज हो रहा है, अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो आर चेंज होगा, थीटा भी चेंज हो रहा है, क्या जेड चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, यानी देयर इज नो मोशन इन जेड डायरेक्शन बट देयर इज ए मोशन इन आर कैप डायरेक्शन एज वेल एज इन थीटा कैप डायरेक्शन। सो फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर और आवर प्रीवियस नॉलेज, क्योंकि हमने हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी निकाल रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 m, और यहाँ क्या आ जाएगा, r डॉट स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, r स्क्वायर एंड दिस इज थीटा डॉट स्क्वायर, और यहाँ पर z डॉट स्क्वायर आएगा। लेकिन z डॉट का मतलब z की डायरेक्शन में चेंज, अब z डायरेक्शन में कोई मोशन हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब z डॉट ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने की मतलब कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन 1 इसे बोल दो और इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। क्लियर है इतनी बात। नाउ अब इस काइनेटिक एनर्जी को देखो और हमारे पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे वो कौन कौन से होंगे बताओ। देखो इसको आर चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, यानी इस पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मिनिमम इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट की जो जरूरत होती है वो कितनी है, 2 है। एक मेरे पास आर है, एक मेरे पास क्या है, थीटा है। बिकॉज आर भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब आर एंड थीटा बोथ आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट। आर और थीटा दोनों क्या है मेरे पास यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं, दोनों क्या हैं, जनरलाइज
कोऑर्डिनेट है। क्लियर है बात। अब सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर 1 को हम r के लिए डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 को थीटा के लिए क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। नाउ पहले केस में क्या ले लो, फॉर केस फर्स्ट फॉर r, फॉर या क्यू के इक्वल टू कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, और क्यू के डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, r डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो रख दो फिर ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी। तो इधर बढ़े, इसको मैं मिटाता हूँ। देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जहाँ क्यू के है वहाँ क्या लिख दो, r लिख दो, और जहाँ क्यू के डॉट है वहाँ r डॉट लिख दो। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, ये d बाई डी टी ऑफ दिस इज पार्सल t अपॉन पार्सल r डॉट माइनस पार्सल t अपॉन पार्सल r, एंड दिस विल बी इक्वल टू जी के है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, जी आर आ जाएगा। यानी जनरलाइज फोर्स करस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट r। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, दिस जी आर इज जनरलाइज फोर्स करस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट r। किधर इतनी बात। नाउ सेट इज सम क्वेश्चन नंबर, कहाँ से 1 से निकल के आ रखा है, इसको 1a बोल दो। क्लियर बात। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, जी आर या जनरलाइज फोर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। उससे पहले इसके लिए लिखते हैं एक बार केस सेकंड के लिए। केस सेकंड में मेरे पास क्यू के हो जाएगा, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, थीटा से, एंड दिस क्यू के डॉट विल बी रिप्लेस बाई थीटा डॉट। तो दिस इक्वेशन विल मॉडिफाई एज डी बाई डी टी ऑफ कितना आ जाएगा, ये पार्सल टी अपॉन पार्सल थीटा डॉट, और फिर बीच में साइन क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, और कितना आएगा, ये पार्सल टी अपॉन पार्सल थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू जी थीटा। जो यहाँ पर जी थीटा है वो क्या है, जी थीटा इज जनरलाइज फोर्स करस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा। ये बात समझ में आई। नाउ सेट इज सम क्वेश्चन नंबर 1b बोल दो इसको, इसे मैंने क्या बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 1b बोल दिया। नाउ अगर हम थोड़ा सा अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करें, हमने जनरलाइज फोर्स जी के को कैसे डिफाइन किया था। हमने ये बोला था जनरलाइज फोर्स जी के विल बी इक्वल टू एफ आई डॉट पार्शल आर आई अपॉन पार्शल क्यू के। ये बोला था नहीं बोला था, आंसर है हाँ जी बोला था। अब एफ आई क्या है, यहाँ पर ith पार्टिकल की हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पार्टिकल है, तो इस आई को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक पार्टिकल है। यहाँ पे आई की जगह 1 पुट कर सकता हूँ, तो 1 पुट करो या फिर 1 को पुट ना करो, एक ही बात हुई, क्योंकि एक ही पार्टिकल है, तो आई को मैंने क्या कर दिया, वहाँ से हटा दिया। तो यहाँ से जनरलाइज फोर्स जी के इक्वल टू एफ डॉट पार्शल आर अपॉन पार्शल क्यू के आ गया। ओके, जो आर है वो क्या है, यही आर है। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला आर। क्लियर है इतनी बात। नाउ अब कैसे डिफाइन करोगे इसको, अगर मैं यहाँ से क्या लिखूँ, जी आर लिखूँ, तो जी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, एफ डॉट पार्शल आर अपॉन पार्शल आर, होगा नहीं होगा। ठीक है, अब ये आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, सिंस वी ऑल नो दैट कि दिस आर वेक्टर विल डिफाइन एज क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और अगर मैं यहाँ पर इस r का x कंपोनेंट लिखूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू r cos थीटा, होगा नहीं होगा, r cos थीटा i कैप प्लस इसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, r sin थीटा j कैप, r sin थीटा j कैप, एंड दिस इज अवर r वेक्टर। और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, पार्शल r अपॉन पार्शल r निकालूं, पार्शल r वेक्टर अपॉन पार्शल r निकालूं, देन r का 1 हो जाएगा, यहाँ भी r का 1 हो जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा इंटू जे कैप। एंड वी ऑल नो दैट फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस, अगर आपने वेक्टर एनालिसिस वाली वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने क्या किया था, इस चीज को डिफाइन की थी, एक मैट्रिक्स बनाई थी, एंड फ्रॉम दैट मैट्रिक्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैट्रिक्स बनाई थी। तो मैंने पहले ही बोला है, अगर आप एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ने आ रहे हैं तो पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जो हमने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा रखा है वो पढ़ना पड़ेगा। और वेक्टर अलजेब्रा हमने वहाँ क्या की थी, कुछ मैट्रिक्स फॉर्म की थी, और उन मैट्रिक्स से हमने क्या किया था, इसको डिफाइन किया था, एंड दिस इज इक्वल टू आर कैप, ये किसके बराबर होगा, आर कैप के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये जो चीज निकल के आई, दिस इज इक्वल टू आर कैप, तो इसका मतलब दिस इज एफ डॉट आर कैप। ठीक है, और अगर यहाँ से मैं एफ डॉट आर कैप निकालूंगा तो एफ का कौन सा कंपोनेंट बचेगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आर डायरेक्शन वाला, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू एफ आर। ये बात समझ में आई आपको, ये मैंने कैसे लिखा है, समझ में आया नहीं आया, एफ डॉट आर कैप। देखो इस फोर्स के पास इसका एक आर वाला कंपोनेंट है
और एक इसका थीटा वाला कंपोनेंट है। यहाँ बोलते हैं एक कंपोनेंट आर कैप में है और एक कंपोनेंट थीटा कैप में है। डॉट प्रोडक्ट में सेम डायरेक्शन वाले तो बच जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन वाले क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। मतलब आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे कितना होता है, जीरो होता है। सिमिलरली यहाँ पर आर डॉट आर कितना होगा, 1 होगा और आर कैप डॉट थीटा कैप कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फोर्स का जो कंपोनेंट यहाँ पर बचेगा वो सिर्फ किस डायरेक्शन वाला होगा, आर कैप डायरेक्शन वाला होगा। और आर कैप डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो मेरे पास क्या है, एफ आर है। तो ऐसे जी आर इक्वल टू कितना आ गया, एफ आर आ गया। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो जी आर की वैल्यू है यहाँ पर वो किसके बराबर है, एफ आर के बराबर है। नाउ सिमिलरली किसकी बात करते हैं, अब हम एफ थीटा की बात करते हैं। यानी इस इक्वेशन में जहां जी आर है वहां मैं सीधे कर सकता हूँ, एफ आर लिख सकता हूँ। दूसरी चीज किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम जी थीटा की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, जी थीटा की बात करूं तो दिस जी थीटा विल बी इक्वल टू एफ डॉट दिस इज पार्शल आर अपॉन कितना आ जाएगा, ये पार्शल थीटा आ जाएगा। अब अगेन देखो यहां पर अगर मैं क्या निकालूं, पार्शल आर अपॉन पार्शल थीटा निकालूं, देखो आर तो सबसे कॉमन है, आर बाहर आ जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये माइनस का साइन थीटा आई कैप और साइन का कॉस हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा इंटू जे कैप, ये आ गया। और ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है दिस इज इक्वल टू थीटा कैप, एक किसका होता है, थीटा कैप के बराबर होता है। अब कैसे आया, तो वही चीज़ है हमने कहाँ पढ़ा है, वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि ये जो चीज़ें यहाँ पर किसका होती है, थीटा कैप के बराबर होती है। इसका मतलब ये जो चीज़ यहाँ पर है तो दिस इज इक्वल टू आर थीटा कैप, तो एफ डॉट दिस इज इक्वल टू आर थीटा कैप। आर तो बाहर आ जाएगा डॉट से, तो अंदर कितना बच जाएगा, ये एफ डॉट थीटा कैप। एंड दिस एफ डॉट थीटा कैप विल बी इक्वल टू क्या होगा बताओ, अगर यहाँ थीटा डॉट है तो इस एफ का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, जो थीटा डॉट की डायरेक्शन में है। और थीटा डॉट की डायरेक्शन में जो थीटा कैप की डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पर एफ थीटा है। तो दिस विल बी इक्वल टू आर एफ थीटा। तो यहाँ से मेरे पास जी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, आर एफ थीटा आ गया। एंड इट इज अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो कभी कभी आपको अगर पूछे कि इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स और आर के करस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज फोर्स होगा उसमें क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है। उस तरीके से जी थीटा और एफ थीटा में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, कभी कभी ये रिलेशन सीधे सीधे एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। अगर इतनी बात समझ में आई, अब कहाँ आओ, ये जो इक्वेशन दो इक्वेशन थी यहाँ आओ। अब इन दो इक्वेशन को करने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, ये चाहिए। यानी मुझे क्या निकालना पड़ेगा पहले, जी टी अपॉन पार्सल टी अपॉन पार्सल आर डॉट निकालना पड़ेगा। यानी इस इक्वेशन नंबर 2 का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू आर डॉट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल यहाँ पर एम आर डॉट आ जाएगा। एंड फर्दर सॉल्विंग व्हाट वी गेट डी बाई डी टी ऑफ पार्सल टी अपॉन पार्सल आर डॉट। अगर मैं टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू एम आर डबल डॉट। आएगा नहीं आएगा, आंसर हाँ जी आएगा, सिंपल सा है। अब मुझे क्या चाहिए, पार्सल टी अपॉन पार्सल आर चाहिए, पार्सल टी अपॉन पार्सल आर। दिस विल बी इक्वल टू क्या यहाँ आर है, हाँ जी है, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, एम तो बचेगा यहाँ पर और ये 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर ये आ गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू उठाओ, इक्वेशन नंबर 1A में पुट कर दो। देखो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ से ये बच जाएगा एम आर डबल डॉट फिर माइनस एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू जी आर करने का मतलब एफ आर, तो दिस इज इक्वल टू एफ आर। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकाल दिया। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ओके। उस तरीके से अब दूसरा क्या निकालना है, इसमें देखो इक्वेशन नंबर 1B में देखो पहले क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, पार्सल टी अपॉन पार्सल थीटा डॉट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, पार्सल टी अपॉन पार्सल थीटा डॉट, यानी इस इक्वेशन नंबर 2 का थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो मेरे पास कितना, इसका तो 0 हो जाएगा और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये निकल के आया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब फिर इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ऑन फर्दर सॉल्विंग इट, तो डी बाई डी टी ऑफ पार्सल टी अपॉन पार्सल थीटा डॉट एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दो फिलहाल के लिए, पार्सल टी अपॉन
इसको मैं क्या लिखता हूँ, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ऐसा लिखता हूँ मैं, फिलहाल ऐसे रहने दो इसको, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे क्या निकालनी है, पार्शियल टी अपॉन पार्शियल थीटा निकालना है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में थीटा तो है नहीं, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन 1b बिकम कितना आ जाएगा, ये डी बाई डी टी ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, जी थीटा की वैल्यू कितनी है, आर एफ थीटा के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास आर एफ थीटा विल बी इक्वल टू, इसका टाइम के स्पीड में डेरिवेटिव निकाल दो। देखो m तो कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बच जाएगा, r भी चेंज हो रहा है और थीटा भी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो पहले तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ r और ये r डॉट, फिर ये थीटा डॉट, फिर यहाँ साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, फिर r स्क्वायर ऐसे रहा, थीटा डॉट कितना हो जाएगा, थीटा डबल डॉट हो जाएगा एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। देखो यहाँ से इस r से ये r कैंसिल हुआ और ये r के ऊपर ये स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास एफ थीटा विल बी इक्वल टू ये m और अंदर कितना आ जाएगा, ये 2r डॉट एंड दिस इज थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट एंड दिस इज अवर एफ थीटा। यानी क्या निकल के आया, ये हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकल के आया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं। क्लियर बात, ओके। तो ये कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि फॉलोइंग में से कौन सा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, और जब कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और हमने कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कर रखा है, यूज कर रखा है। तो ये ऑप्शन भी होगा, ये ऑप्शन भी होगा, या फिर कोई तीसरा ऑप्शन भी होगा वहां पर। तो आपका आंसर अगर रेडियल पूछा तो ये होगा, अगर टेंजेंशियल पूछा तो फिर ये होगा। क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या था, हमारा रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स था। अब क्या कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं इसको, ले लिया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज कंस्टेंट टू मूव इन ए प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अट्रैक्शन टूवर्ड्स द ओरिजिन proportional to the distance from it and also a force perpendicular to the radius vector inversely proportional to the distance of particle from the origin in anti-clockwise direction. Find Lagrangian and equation of motion. अब जैसे थोड़ी देर पहले हमने जो एक डेरिवेशन किया था या थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया, वही चीज इसमें पूछ रखी है, लेकिन एक क्वेश्चन के रूप में पूछ रखी है। देखो क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है और जो किसी एक प्लेन में मूव करने को कंस्ट्रेंट है। मानो वो प्लेन कौन सा है मेरे पास, एक्स वाई प्लेन बोल दूं मैं, तो दिस इज अवर एक्स वाई प्लेन एंड ए पार्टिकल इज मूविंग इन दिस प्लेन। इस तरह से मूव कर रहा है, इस पाथ में मूव कर रहा है, मैंने अज्यूम कर लिया, एक आर्बिट्री पाथ मैंने अज्यूम कर लिया। नाउ एट एनी इंस्टेंट माई पार्टिकल इज समवेयर हियर। पार्टिकल मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर पार्टिकल यहाँ पर है और ये अगर ओरिजिन ओ है, तो ये क्या हो जाएगा सब पोजिशन वेक्टर, जिसको मैं रेडियस वेक्टर भी बोल सकता हूं। जो यहाँ पर रेडियस वेक्टर बोला है वो इसी की बात कर रहा है, पोजीशन वेक्टर आर की बात कर रहा है। लेट अस से दिस पोजीशन वेक्टर इज आर। अब इसमें 2 फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स कौन सा लग रहा है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन। एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है और जो कैसा है, अट्रैक्टिव है और टुवर्ड्स ओरिजिन है, यानी दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है ये, आर कैप डायरेक्शन में है, या बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो ये कौन सा फोर्स होगा, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा, होगा नहीं होगा। इसका मतलब दिस इज अवर एफ आर। तो ये मेरे पास क्या है, एफ आर है। फिर आगे पढ़ो, टुवर्ड्स द ओरिजिन प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम इट। जो एफ आर है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक आर है, तो प्रोपोर्शनल टू आर है। लेकिन उसका नेचर कैसा है, अट्रैक्शन का है, तो यहां साइन कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। माइनस साइन क्यों आया, समझ में आया, बिकॉज फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। हमने जब पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन भी किया था सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड, वहां हमने डिस्कस किया था कि नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों आता है और पॉजिटिव साइन कब आता है, नेगेटिव साइन कब आता है। जब फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी फोर्स कहां क्यों लग रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, या बोल सकते हैं इस आर कैप के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, यानी बाहर की ओर फोर्स लग रहा होगा, तब यहां पर जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बात हमको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, आगे बढ़ो क्वेश्चन में, एंड ऑल्सो
ए फोर्स परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये रेडियस है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ क्यों लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि उसने बोल रखा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या हुई क्लॉकवाइज और ये क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज। एंड परपेंडिकुलर द रेडियस वेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। यानी जो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट है, यानी ये जो फोर्स है और किस डायरेक्शन में है, ये ऐसे चल रहा है। अगर मैं ये बोलूँ ये एंगल थीटा है, इट मीन दिस फोर्स इज इन थीटा का डायरेक्शन एंड दिस विल बी अवर टेंजेंशियल कंपोनेंट। और जो एफ थीटा है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर है। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे इसको फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे मूव कर रहा है, तो मैंने डायरेक्शन ऐसे दिखा दी इसकी, पार्टिकल मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, फाइंड द लैग्रेंजियन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लैग्रेंजियन फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करनी है, फाइंड करनी है। इनको थोड़ा सॉल्व करोगे, देखो ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी। जब भी मैं प्रोपोर्शनल से हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आता है, लेट अस से इस केस में कांस्टेंट क्या आया, ए आया, तो कितना आ जाएगा ये एफ आर ए आर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर एक कांस्टेंट बी आया तो ये एफ थीटा विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बी अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, यानी एफ आर की वैल्यू कितनी है, माइनस ए आर है, और एफ थीटा की वैल्यू कितनी है, बी अपॉन आर है। अब हमें निकालना क्या है, पहले लैग्रेंजियन निकालना है। तो लैग्रेंजियन एल इक्वल टू क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है भाई अब तो। लैग्रेंजियन एल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यानी टी माइनस फी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये एक प्लेन में मूव कर रहा है, तो वी ऑल नो दैट काइनेटिक एनर्जी इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। फिर यहाँ पर जेड डॉट स्क्वायर भी आता, लेकिन कंस्ट्रेंट टू मूव इन ए प्लेन लिखा है तो जेड डॉट में कोई मोशन हो नहीं रहा होगा, तो जेड डॉट स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, इतना आएगा। तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 m आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। नाउ सेड इज शो मी क्वेश्चन नंबर 1। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। ये यहाँ पर क्या है हमारा काम है, क्योंकि v ऐसे निकाल सकते हैं हम कि पार्टिकल यहाँ से इतनी हाइट पर है तो ये मैं निकाल दूंगा, v निकल जाएगा। ऐसे v नहीं निकलेगा। ठीक है, देखो कैसे v निकलेगा, क्योंकि हमको फोर्स का नेचर पता नहीं ना, कि फोर्स कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है पता नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है पता नहीं। हमें सिर्फ ये बोला है कि उसका एक कंपोनेंट या एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है और एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है। तो इस केस में हम कैसे अब जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है v है उसे फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स कि दिस F इक्वल टू क्या होता है, माइनस का पार्शियल V अपॉन पार्शियल R होता है। ये पढ़ा था हमने, आंसर आज ही पढ़ा था। इसी को इन जनरल ऐसे लिखता हूं मैं कि दिस F विल बी इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ V लिख सकता हूं। अब यहां पर एक फोर्स को देखो एक बार, जब मैंने FR को देखा, दिस FR इज ए फंक्शन ऑफ R ओनली। जब मैंने F थीटा को देखा, दिस F थीटा इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ R ओनली। तो जब मैं यहाँ पर ग्रेडियंट निकालूंगा तो ग्रेडियंट निकालते समय आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में भी होगा और जेड के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन जो बचेगा वो सिर्फ कौन सा वाला बचेगा, आर वाला बचेगा। यानी इस केस के लिए, हमारे केस के लिए इसका सिंप्लीफाइड वर्जन कौन सा है, ये वाला है। यानी इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किसके लिए, हमारे इस केस के लिए। क्यों, क्योंकि जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। तो इन दिस केस दिस एफ विल बी इक्वल टू माइनस का पार्शियल वी अपॉन पार्शियल आर। और अगर मैं आप यहां से क्या निकालूं, v निकालूं, तो कैसे निकालूंगा, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो v विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का इंटीग्रेशन एंड f डॉट dv आएगा। ठीक है, आएगा नहीं, सॉरी f डॉट dr आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ऐसा डॉट प्रोडक्ट क्यों आया, क्योंकि ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट। ओके, नाउ लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट किसके लिमिट होगी, r की लिमिट, और r कहाँ से कहाँ है, 0 से r है। ठीक है, तो रख दो, फिर यहाँ पर f की वैल्यू पुट कर दो। अब f भी कौन सा वाला आएगा, जो किसके डायरेक्शन में है, dr के डायरेक्शन में है, और dr के डायरेक्शन में कौन सा f है, fr है। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में है, थीटा कैप डायरेक्शन में है, तो ये तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा डॉट डॉट आर कैप कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का f 0 से r, f इसके जो कितना आ जाएगा fr, और इसके जो कितना आ जाएगा dr आ जाएगा। तो यहाँ से v इक्वल टू माइनस का दिस इज 0 टू r, fr की जो कितना आ जाएगा, ये माइनस का ar, और दिस इज dr, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और v इक्वल टू दिस इज 1/2 a r स्क्वायर आ गया। v इक्वल टू कितना आया, 1/2 a r स्क्वायर। तो ये v निकल गया, ये t निकल गया, l निकल जाएगा। तो l इक्वल टू कितना आएगा मेरा यहाँ से,
तो L इक्वल टू आ गया T माइनस वी, यानी कितना आ जाएगा ये 1/2m, दिस इज r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और फिर माइनस का कितना है ये 1/2 a r स्क्वायर के बराबर आया। एंड इसको कुछ इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इक्वेशन 2 और 1 को मैंने यहाँ रख दिया, और इसको कुछ इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है तो अब क्या निकालना है हमको, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकल ही जाएगी फिर। अब अगर लैग्रांजियन निकल गया है तो लैग्रांज इक्वेशन का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। हाँ जी निकाल सकते हैं, तो निकालो फटाफट। कैसे निकालोगे? तो अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप क्या करो, इसका यूज करो, या फिर जो अप्रोच हमने थोड़ी देर पहले यूज करी उसका यूज भी तो कर सकते हैं हम। वो कैसे कर सकते हैं? सिंस वी नो दैट लैग्रांज इक्वेशन क्या होता है, पहले यहाँ पर देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं। एक मेरे पास r है, थीटा है, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट r एंड थीटा, आंसर है हाँ जी है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, d/dt ऑफ, फॉर r के लिए देखना पहले, हाँ, तो कितना आ जाएगा ये पार्सल t अपॉन पार्सल r डॉट माइनस का पार्सल t अपॉन पार्सल r, और यहाँ कितना आ जाएगा जी आर आ जाएगा। ठीक है, और वी नो दैट फ्रॉम अवर प्रीवियस स्लाइड दिस जी आर इक्वल टू एफ आर, होता नहीं होता है। और एफ आर की वैल्यू कितनी है, इधर देखो माइनस का ए आर है। अब इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चाहिए क्या फिर यहाँ से एफ पार्सल टी अपॉन पार्सल आर डॉट चाहिए। तो ये मेरे पास टी है, तो आर डॉट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा ये एम आर डॉट आ जाएगा। और फिर क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से मैं, d/dt ऑफ पार्सल टी अपॉन पार्सल आर डॉट, दिस विल बी इक्वल टू एम आर डबल डॉट। ठीक है, ठीक हो गया फिर। तो यहाँ से मेरे पास पार्सल टी अपॉन पार्सल आर निकाल दो दोबारा, एंड पार्सल टी अपॉन पार्सल आर विल बी इक्वल टू एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर। होगा नहीं होगा? आंसर है हाँ जी होगा। तो ये मेरे को पता है, ये पता है, उठा के यहाँ पुट करो, और एफ आर ही पता है, सारी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया ये एम आर डबल डॉट, फिर माइनस का एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू एफ आर, और एफ आर कितना है मेरे पास है माइनस का ए आर है, इसको देख लो प्लस का हो जाएगा ये एम आर डबल डॉट माइनस का एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस का ए आर, एंड दिस इज इक्वल टू 0, एंड सेड इज सम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होगा 4। तो ये क्या निकल के आई, इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन वी से r इज ए जनरलाइज कोऑर्डिनेट। जब हमने r को जनरलाइज कोऑर्डिनेट ट्रीट किया तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये निकल गया। अब किसे लगाएंगे, थीटा के लिए। तो इन केस ऑफ थीटा आवर लैग्रांज इक्वेशन विल बी मॉडिफाई एज, कितना आ जाएगा ये पार्सल t अपॉन पार्सल थीटा डॉट, फिर माइनस कितना आ जाएगा ये पार्सल t अपॉन पार्सल थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू जी थीटा, एंड वी नो दैट दिस जी थीटा विल बी इक्वल टू आर एफ थीटा। ठीक है, पढ़ा तो पहले हमने, ठीक हो गया, पढ़ा तो अच्छी बात है। एफ थीटा की वैल्यू पता है हमको कितनी है, बी अपॉन आर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चाहिए मुझे, क्या है मेरे पास पार्सल टी अपॉन पार्सल थीटा डॉट, दिस विल बी इक्वल टू, ये टी है, पार्सल थीटा डॉट करूँगा तो कितना आ जाएगा ये एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और अगर यहाँ से मैं क्या निकालूँ d/dt ऑफ पार्सल टी अपॉन पार्सल थीटा डॉट, देन दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको ऐसे रहने दो, यानी d/dt ऑफ अंदर कितना बच गया एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, इसको ऐसे रहने दिया हमने। ओके, फिर अगर मैं ऐसे क्या निकालूँ पार्सल टी अपॉन पार्सल थीटा निकालूँ, तो यहाँ तो थीटा है ही नहीं, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, और एफ थीटा की वैल्यू कितनी है बी अपॉन आर है, दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास d/dt ऑफ कितना आ जाएगा ये एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, एंड ये 0 हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू आर, इसकी जो कितना आ जाएगा बी अपॉन आर, बी अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास d/dt ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, दिस इज इक्वल टू बी। ओके, ये बात समझ में आई, दिस विल बी इक्वल टू बी। ये कितना निकल के आया मेरे पास, बी निकल के आया, एंड दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये पहली थी, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दो, ये सेकेंड है। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 कंबाइनली रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस पार्टिकल विच इज कंस्टेंट टू मूव इन ए प्लेन अंडर दीज टू फोर्सेस। ठीक है, क्लियर है बात। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, इस तरीके का
मतलब इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या था, आज का हमारा लेक्चर था। हाँ, एक और चीज़ है कि एक क्वेश्चन है जेसी उपाध्याय में, एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, तो आप करोगे उसको। मैं आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ, आप खुद करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल है तो आप उसको खुद कर सकते हो। तो इतनी तो मैं आप समझता हूँ कि इतनी क्षमता आपके अंदर आ गई है कि जो एग्जाम्पल के छोटे छोटे क्वेश्चन है आप उनको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। जो कहाँ से है, जेसी उपाध्याय से है। एंड दिस इज ओवर एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 में एग्जाम्पल नंबर 4 है और जेसी उपाध्याय सर की किताब है और उसमें लिखा है ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन ए प्लेन इन ए फील्ड ऑफ फोर्स गिवन बाई F इक्वल टू माइनस के आर कॉस थीटा आर कैप। हेयर के इज कॉन्स्टेंट एंड आर कैप इज द रेडियस यूनिट वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, विल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन बी कंजर्व, जस्टिफाई यूर स्टेटमेंट। और दूसरा दे रखा है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ पार्टिकल। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, यही चीज़ निकालना है, मतलब सेम ऐसा ही आएगा आंसर, लेकिन आपको अपने दिमाग से निकालना है। आप खाली क्वेश्चन पढ़ लेना, सॉल्यूशन में मत जाना। सॉल्यूशन में तब जाना जब आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओ और कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो फिर मुझे कॉल या मैसेज कर देना व्हाट्सएप में या फिर इंस्टाग्राम में। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।